गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम यूनिट शुरू कर रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, हर एक टेस्ट के अंदर ही आती है, बोर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी परसेंटेज है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। देखो नाम है इस यूनिट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पूरी यूनिट को हम 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट आता है इस यूनिट का वो है टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि वे कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर यूज करेंगे। तो सेकंड पार्ट इसके अंदर आता है नोमेनक्लेचर। तो इन दोनों में से हर एक बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। जो थर्ड पार्ट है इसका, इसके अंदर थ्योरी है। थ्योरी आती है 3 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं आईआईटी में, पीएमटी में या वैसे भी जो बोर्ड में आते हैं। तो जो फर्स्ट थ्योरी इसके अंदर आती है उसका नाम है वर्नर थ्योरी। सेकंड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड आती है उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये 3 थ्योरी हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर आती हैं। जो फोर्थ पार्ट जो इसके अंदर आता है वो है आइसोमेरिज्म। ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी जो हम 5 पार्ट लिख रहे हैं यहाँ पर वे पूरी यूनिट के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट आया टर्म्स यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकंड नोमेनक्लेचर, पूरी यूनिट इसके ऊपर डिपेंड करेगी। थर्ड पार्ट इसके अंदर आता है थ्योरी। तो 3 थ्योरी इसके अंदर आती हैं, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिर फोर्थ पार्ट है इसका आइसोमेरिज्म। और जो लास्ट का पार्ट है कई बार बच्चे छोड़ देते हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे वाली क्लासों में भी काफ़ी आता है वो है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। तो हमने जो बॉन्डिंग करनी है, बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनाइल, तो पूरी यूनिट के अंदर हमने ये 5 पार्ट जो करने हैं। फर्स्ट है टर्म यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नोमेनक्लेचर, थ्योरी, आइसोमेरिज्म और बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनाइल। अब हम यूनिट के बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए कि जो अब इसके अंदर एक कंपाउंड है, एक डेफिनेशन हम लिखते हैं शुरुआत में, एडिशन। एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड। ये पूछता है कि एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड कौन से होते हैं। तो एक डेफिनेशन आती है, पहले मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक बीकर है, इसके अंदर 2 सिंपल साल्ट है और हम इसको एवपोरेट कर देते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड या जो भी कुछ है इसको एवपोरेट करने के बाद जो आपका क्रिस्टल की फॉर्म में बनता है, मान लिया कि क्रिस्टल है, क्रिस्टल फॉर्म में जो बन गया उसको आप क्या बोलोगे, एडिशन या फिर मोलिकुलर कंपाउंड। एडिशन या फिर मोलिकुलर कंपाउंड। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या है कि वन सॉल्यूशन कंटेनिंग, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ तो व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड इन मोलिकुलर प्रोपोर्शन, यानी कि जब व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड, अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है और वो भी किस में है, मोलिकुलर प्रोपोर्शन के अंदर है, तो अगर उसको आर अलाउड टू एवपोरेट, अगर उसको आप एवपोरेट करते हो, उड़ा देते हो, तो क्रिस्टल ऑफ न्यू सबस्टांस या फिर कंपाउंड इज फॉर्म्ड।
तो जो क्रिस्टल बनते हैं तो इस प्रकार का जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड आपका क्या कहलाता है, एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाता है। हम बात कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो सिंपल स्टेबल साल्ट है, मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन के अंदर हैं, अगर आप उसको एवपोरेट करते हो, एवपोरेट करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन या सबस्टांस जो आपका बनता है, जो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लेता हूँ इसके, कि एग्जांपल कौन कौन से हैं। मान लिया कि एक एग्जांपल ये है KCl, MgCl2 और 6H2O। KCl ये इस प्रकार बन जाता है, MgCl2 और 6H2O। तो इसका नाम आता है कार्नेलाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर बाद फिर आएगा। सेकंड अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ तो वो है पोटासियम सल्फेट। जैसे कि आप नाम जानते हो कि एलम है पोटास एलम, पोटासियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24H2O। तो इस प्रकार जो बनता है K2SO4, Al2SO4 की ट्राइस और 24H2O, इसको आप पोटास एलम बोलते हो। तो इस प्रकार के कुछ कंपाउंड आएंगे। फिर एक और एग्जांपल आता है, जैसे कि मोर साल्ट है। मोर साल्ट क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। फिर अगर मैं दूसरे टाइप के एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ KCN और AgCN, और ये बन जाता है आपका KAg, या फिर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, डायरेक्ट एक डॉट लगा के लिख देते हैं बीच में AgCN। इस प्रकार एक कंपाउंड बन जाता है। एक कंपाउंड और एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जो पोटासियम साइनाइड है और FeCN2। इस प्रकार का एक कंपाउंड बन जाता है कि 4KCN और FeCN2। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं। तो ये बाद में जाके इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, AgCN2, और इसको आप जो लिख सकते हो वो है K4FeCN6। अगर यहाँ पे दिखाई नहीं देता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि K4FeCN6। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, जो आगे जाके भी आएंगे। तो लेकिन इसको दो टाइप के एडिशन कंपाउंड होते हैं आपके, और वो कहलाते हैं आपके, एक तो डबल साल्ट और सेकंड आता है आपका इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हम पढ़ेंगे। तो इसके बेस पे हम कंपाउंड को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। जो एडिशन कंपाउंड है या फिर जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक हम बोलेंगे इसके अंदर डबल साल्ट, और सेकंड यहाँ पर जो हम बोलेंगे वो है कोऑर्डिनेशन या कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स कंपाउंड जो डबल साल्ट है, डबल साल्ट को आप लैटिस कंपाउंड भी आप बोल देते हो, इसको हम लैटिस कंपाउंड भी बोलेंगे। तो देखो पहले हम डबल साल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो डबल साल्ट है, अगर मैं डबल साल्ट की डेफिनेशन करता हूँ कि जो डबल साल्ट है, डबल साल्ट क्या है कि ऐसे साल्ट जो वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी उसके कंस्टिट्यूएंट अलग अलग हो जाते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, डबल साल्ट। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था KCl, MgCl2 और 6H2O। नाम क्या था इसका, कार्नेलाइट। अगर मैं इसको डिजोल्व कर देता हूँ, अगर डिजोल्व कर देता हूँ तो इसके सारे के सारे जो आयंस हैं या जो कंपोनेंट है वो अलग अलग हो जाते हैं। मान क्या बन जाता है, K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, 3Cl नेगेटिव और 6H2O। तो
डबल साल्ट क्या है कि ऐसे कंपाउंड जो डिजोल्व होने के बाद अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। अगर आपको डिजोल्व कर देते हो तो हमें ये नहीं पता चलता कि वो था क्या। मान लिया कि पहले हम जानते हैं इसका नाम कार्नेलाइट है, लेकिन डिजोल्व करने के बाद हमें ये नहीं पता चलता कि ये कार्नेलाइट है या क्या है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट है सारे के सारे वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको आप डबल साल्ट बोलते हो। जो हम डेफिनेशन बोलेंगे अगर डबल साल्ट की, तो डेफिनेशन क्या होती है कि दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एंड ब्रोकन डाउन इनटू इट इज कंस्टिट्यूएंट बाय डिजोल्विंग इट इनटू द वाटर, या किसी भी कंपोनेंट के अंदर। तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ तो डेफिनेशन क्या होगी कि दे एग्जिस्ट, यानी कि दोज एडिशन कंपाउंड विच एग्जिस्ट in solid state and broken down into it is constituent when dissolved, मोस्टली वाटर के अंदर हम डिजोल्व करते हैं। तो इस प्रकार तो जो डबल साल्ट है, डबल साल्ट मोस्टली कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो सॉलिड होंगे, और अगर आप उसको डिजोल्व कर दे तो उसके कंपोनेंट जैसे कि ऊपर है वो सारे के सारे अलग हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ और बातें पता होनी चाहिए। तो वे कौन कौन सी है, मान लीजिए कि मैं एक सिंपल साल्ट लेता हूँ, मेरे पास FeSO4 है, तो FeSO4 को डिजोल्व करोगे तो ये टूट जाएगा Fe2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के अंदर। उसी प्रकार मान लीजिए कि दूसरा है मेरे पास कोई कंपाउंड, मान लिया कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, वो डिसोशिएट हो जाता है Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। मान लिया कि मेरे पास अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है तो वो किस प्रकार डिसोशिएट हो जाता है, वो अमोनिया के अंदर और साथ में सल्फेट के अंदर क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। तो ये आपके सिंपल साल्ट है, लेकिन क्या है कि जो सिंपल साल्ट ये सिंपल है बिल्कुल, तो इसमें क्या है कि हमें कुछ ना कुछ हर एक जो साल्ट है उसकी पहचान के लिए कुछ टेस्ट भी याद होने चाहिए। यानी कि मान लिया कि मेरे पास जो सल्फेट है, अगर मैं इसकी रिएक्शन बेरियम के साथ करवाता हूँ तो ये बेरियम सल्फेट बन जाता है। यानी कि जो बेरियम है, अगर मान लिया कि मेरे पास ये सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में हमें कैसे पता चले कि इसके अंदर सल्फेट मौजूद है, तो मैं एक टेस्ट करवाऊंगा। तो सल्फेट के टेस्ट के लिए हम क्या लेते हैं, बेरियम, और जो बेरियम है, बेरियम क्या बना देता है, बेरियम सल्फेट, जो कि किस कलर का होता है, वो वाइट। तो इस प्रकार आपका क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट, जो कि टेस्ट देता है किसका, सल्फेट का। उसी प्रकार जो क्लोराइड है, अगर मान लिया कि मैं इसकी रिएक्शन Ag के साथ करवाता हूँ, Ag+ मान लो, या फिर Ag के साथ, तो क्या बन जाता है, AgCl, वो भी क्या देगा, वो भी PPT देगा। फिर मान लिया कि आयरन का टेस्ट हमने करना है, वैसे सिंपल नहीं होता ये, आयरन का पहले हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, कन्वर्ट हो जाता है Fe3 पॉजिटिव के अंदर। फिर हम इसके अंदर मान लिया कि कोई बेस मिला देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये मान लिया कि फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। तो मैं सिर्फ ये बताता हूँ आपको कि अगर हम डबल साल्ट को किसी सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते हैं तो उसका टेस्ट कैसे आएगा। यानी कि कुछ याद होनी चाहिए हमें कि सल्फेट के टेस्ट के लिए हमें बेरियम डालना पड़ता है, क्लोरीन के टेस्ट के लिए हम Ag डालते हैं, उसी प्रकार Fe के लिए हम क्या डालते हैं, जो बेस डाल देते हैं NaOH। मान लीजिए कि मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया का टेस्ट कैसे होता है, इसके अंदर हम कोई बेस डाल देते हैं, NaOH डाल देते हैं, तो क्या होता है कि इस एमोनिकल स्मेल देता है, ये एमोनिकल स्मेल। तो जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है हमारा अमोनिया। तो ये टेस्ट हमारे कौन कौन से थे, एक टेस्ट है हमारा जो कि सल्फेट के लिए है, क्लोरीन के लिए है, फिर अमोनिया के लिए है। तो ये टेस्ट भी ज़रूरी हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। उससे आगे देखो आप, तो ये डबल साल्ट है हमारा। उसके बाद आता है फिर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो सेकंड पार्ट है एडिशन की,
जो एडिशन था आपका, एडिशन कंपाउंड, तो दो टाइप का था। एक नाम आया था उसमें डबल साल्ट, और सेकंड जो नाम है उसका, जो इसके अंदर नाम लेंगे हम, वो है कम्प्लेक्स आयन। कम्प्लेक्स आयन, या हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से हैं। कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स है किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, उसको आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन क्या आएगी कि दीज आर दोज कंपाउंड, दीज आर दोज कंपाउंड in which number of atoms, ions or molecules attached with metal atom by coordinate bond। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ एटम, आयंस या मॉलिक्यूल है वो जुड़े होते हैं आपके किसके साथ, मेटल एटम के साथ, तो बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसको आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप उसको बोलोगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इससे को करने से पहले एक बात देखो, आप देखो इससे पहले आपको याद होगा कि +1 में भी आप पढ़ते थे कि तीन टाइप के बॉन्ड मोस्टली हम पढ़ते हैं। बॉन्ड तीन टाइप के हम पढ़ते थे। एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवालेंट बॉन्ड, और एक आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होते थे कि जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या होता था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होता था कि एक इलेक्ट्रॉन देता था और दोनों शेयर कर लेते थे। यानी कि इसके अंदर मान लिया कि मेरे पास ए है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी को दे देता है और दोनों शेयर कर लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मोस्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम एरो से रिप्रेजेंट करते थे। जो डोनर होता था या देने वाला होता था उसको हम डोनर, और जो लेने वाला होता था उसको हम एक्सेप्टर बोल देते थे। तो इस प्रकार पूरे की पूरे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड मिलता है वो आपका कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि दीज आर दोज बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर आर डोनेटेड बाय वन एंड शेयर्ड बाय द बोथ। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जाता है, एक देता है और शेयर करते हैं हम दोनों, तो एक क्या कहलाते हैं, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जितने भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे उनके अंदर जो बॉन्ड मिलता है वो आपका कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसके अंदर मौजूद है। अब कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड आपके कैसे हैं, मान लिया कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CONH3 6Cl3। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड यानी ब्रैकेट वाले लगभग जो कंपाउंड मिलेंगे वो हमारे कौन से होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी यूनिट में। इनका हम नाम लिखना भी देखेंगे कि ये किस प्रकार वो नाम लिखते हैं। तो अब क्या करना है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर आप मान लिया कि मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार इसको, आपने एक बात देखी कि जो आपका डबल साल्ट है, डबल साल्ट को अगर आप डिजोल्व करते हो तो क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अगर आप उसको डिजोल्व करते हो तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, ये ब्रैकेट वाला हिस्सा ऐसे का ऐसा रह जाता है। हम इस प्रकार लिख देते हैं और 3Cl नेगेटिव। तो ये खास बात है इसमें, जबकि जो डबल साल्ट है, डबल साल्ट में जो कंपोनेंट है उसके कंप्लीटली अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इसके कंस्टिट्यूएंट हैं वो अलग अलग नहीं होते।
तो ये मेन डिफरेंस है। तो हम एक बार डिफरेंस कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट के बीच में। एक छोटी सी डेफिनेशन आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है कि ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिस ब्रांच में हम क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करेंगे, उसको आप क्या बोल दोगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप उसको बोल दोगे। तो फिर मेन यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है या फिर जो यहाँ पर हम करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन द डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पर मान लिया कि मैं डबल साल्ट लिख लेता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं कम्प्लेक्स आयन। तो इनके अंदर डिफरेंस हमने करना है। तो डिफरेंस में जो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बोलता हूँ तो क्या कहता है कि जो डबल साल्ट में जो साल्ट होते हैं वो इक्वामोलर प्रोपोर्शन में होते हैं या अमाउंट में, या इक्वामोलर अमाउंट उसका होता है मौजूद। तो मान लिया कि इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो दीज आर दो साल्ट है, दीज आर दोज साल्ट in which two salt are present, ये प्रेजेंट है, are present in equimolar amount, इक्वामोलर प्रोपोर्शन बोल देते हैं। इसमें जो साल्ट होंगे इक्वामोलर में होंगे, इसमें मे और मे नॉट बी साल्ट प्रेजेंट इन साल्ट प्रेजेंट किसी भी रेशो के अंदर मौजूद हो सकते हैं इसमें कि वो इक्वामोलर हैं भी और ना भी। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम लिखते हैं इसके अंदर मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है कि डबल साल्ट ज़्यादातर किस फॉर्म में पाया जाता है, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ज़्यादातर सॉलिड स्टेट के अंदर मौजूद होता है ये। फिर जबकि ये आपका सॉलिड में भी प्रेजेंट होता है एंड एक्वस में भी प्रेजेंट होता है। डबल साल्ट के अंदर जो बॉन्ड मिलता है, मोस्टली इसके अंदर जो बॉन्ड मिलता है वो आपका कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि इसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो आयनिक भी हो सकता है, आयनिक एंड कोऑर्डिनेट, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट। मेन बात आती है कि जो डबल साल्ट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है एज दैट ऑफ इट इज कंस्टिट्यूएंट, यानी प्रॉपर्टी ऑफ द डबल साल्ट, प्रॉपर्टी ऑफ द डबल साल्ट इज सेम एज दैट ऑफ इट इज कंस्टिट्यूएंट। इसमें क्या होती है कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट इज कंस्टिट्यूएंट। इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो कंस्टिट्यूएंट से अलग मौजूद होती है। तो इसकी सेम प्रॉपर्टी है। इसके अंदर जो डबल साल्ट है, डबल साल्ट के अंदर जो मेटल है, मेटल नॉर्मल वैलेंसी शो करती है, मेटल शो नॉर्मल वैलेंसी, जबकि इसमें मेटल दो टाइप की वैलेंसी शो करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये बाद में आएगा, वहाँ पर हम करेंगे, वर्नर थ्योरी के अंदर ये आता है। और लास्ट का पॉइंट अगर हम लिखते हैं इसके अंदर कि जो डबल साल्ट है, डबल साल्ट को अगर हम डिजोल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली अलग अलग उसके कंस्टिट्यूएंट हो जाते हैं। यानी कि व्हेन डिजोल्व्ड, जब आप इसको डिजोल्व करते हो तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है। व्हेन डिजोल्व्ड, आइडेंटिटी ऑफ डबल साल्ट लॉस्ट, जबकि इसमें जो है, जो इसकी आइडेंटिटी है वो बनी रहती है।
तो इस प्रकार ये डबल साल्ट और जो कम्प्लेक्स आयन है उसके अंदर डिफरेंस आता है कि जो डबल साल्ट क्या है और कम्प्लेक्स आयन क्या है। बोर्ड के अंदर ये कई बार पेपर आ जाता है, तो इसलिए इसको आप अच्छी तरह कर लेना। तो नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कम्प्लेक्स आयन की, कि जो कम्प्लेक्स आयन है आपके वो क्या है, क्योंकि अब पूरी की पूरी यूनिट जो कंप्लीट आपकी पूरी यूनिट है वो किसके ऊपर चलेगी, आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो मैं वहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास अब कम्प्लेक्स आयन है। कम्प्लेक्स आयन मान लिया कि वही एग्जांपल ले लेते हैं हम, CONH3 और फिर Cl2। तो ये कम्प्लेक्स आयन है, तो इसमें कुछ एक बातें मैं याद करवा देता हूँ, लेकिन जो इसकी टर्म है वो हम आगे यूज करेंगे। तो जो इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ पर 3 है, ये ब्रैकेट वाला जो हिस्सा है इसको आप बोल देते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो ब्रैकेट में जो पहले वाला एलिमेंट होगा उसको हम बोल देते हैं सेंट्रल मेटल एटम। जो मेटल एटम के साथ होगा कोई भी कंपाउंड वो आपका कहलाएगा लिगैंड्स। और जो ये नंबर है कितने जुड़े हुए हैं इसके साथ, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। बार वाला है इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। तो ये है, तो पूरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि जो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो ये टर्म हमारी यूज होंगी। तो ब्रैकेट वाले हिस्से को हम बोल देते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो फिर उससे आगे जो ब्रैकेट वाले हिस्से में जो पहला एलिमेंट होगा उसको आप क्या बोल देते हो, वो कहलाता है आपका सेंट्रल मेटल एटम। और फिर लिगैंड्स कितने जुड़े हुए हैं वो आपका कहलाता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है। और बार वाला जो एलिमेंट होगा उसको आप क्या बोलोगे, काउंटर आयन। तो इस प्रकार जो कम्प्लेक्स आयन है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो कम्प्लेक्स आयन जो फर्स्ट हम पार्ट यहाँ पर कर रहे हैं कि कम्प्लेक्स आयन की क्लासिफिकेशन है। यानी जो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स आयन। कम्प्लेक्स आयन को हम 4 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। नंबर 1, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयन के बेस पे। सेकंड जो है वो है बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी के बेस पे। और जो थर्ड है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ या नेचर ऑफ लिगैंड्स या फिर टाइप ऑफ लिगैंड्स। फोर्थ है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सेंट्रल मेटल एटम। यानी कि जो हम कम्प्लेक्स आयन है, कम्प्लेक्स आयन को हम 4 टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहले हम नेचर ऑफ आयन्स के बेस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्स आयन के बेस पे, फिर टाइप ऑफ लिगैंड्स के बेस पे, या फिर बेस्ड अपॉन लिगैंड्स, फिर सेंट्रल मेटल एटम के बेस पे। तो मैं वैसे बता देता हूँ कि जो नेचर है, नेचर ऑफ आयन्स के बेस पे, हम इसको 4 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। नंबर 1, इसका एक पार्ट है कि जो मान लीजिए मैं एक बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख देता हूँ यहाँ पर CONH3 तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आगे वाला पार्ट है वो कैटायनिक होता है और पीछे वाला पार्ट आपका एनायनिक। मान लिया मैं एक और कंपाउंड लिख देता हूँ
K4FeCN6। इसमें भी क्या होता है कि जो आगे वाला पार्ट आपका वो कैटायनिक और पीछे वाला पार्ट क्या होता है आपका एनायनिक। तो इसके बेस पे हम नेचर ऑफ आयंस के बेस पे हम डिवाइड करते हैं इसमें। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट केस आता है कि जो कैटायनिक पार्ट है, अगर कैटायनिक पार्ट क्या होता है कुछ कंपाउंड के अंदर सिंपल है, और एनायनिक पार्ट आपका क्या होता है कॉम्प्लेक्स। तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लिया K4FeCN6, तो ये सिंपल पार्ट आपका और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। सेकंड आता है कि अगर आपका कैटायनिक पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक पार्ट आपका सिंपल है, तो उसका एग्जांपल CONH3 जो थर्ड टाइप की इसके अंदर आती है कि दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स हो, कैटायनिक और एनायनिक, अगर दोनों पार्ट आपके कैसे हैं कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया CONH36 और CrC2O4 ट्राइस। तो ये दोनों के दोनों पार्ट, ये कैटायनिक पार्ट, ये एनायनिक पार्ट, दोनों के दोनों आपके कैसे किस फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो ये आपका कौन सा कहलाता है कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट आपके इसमें क्या है कॉम्प्लेक्स है। फिर एक हम ले लेते हैं इसके अंदर न्यूट्रल। एक न्यूट्रल होता है इसके अंदर, न्यूट्रल कैसे, मान लिया कि NiCO4, तो ये पार्ट है इसमें, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये आपका क्या कहलाता है न्यूट्रल। बाकी हम इसको 3 टाइप में भी हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कैटायनिक पार्ट है, ये आप जानते हो कैटायनिक पार्ट के ऊपर क्या चार्ज आता है पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स आयन को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कैटायनिक यानी जिसमें सिर्फ कैटायनिक पार्ट हो, एक एनायनिक जिसके अंदर क्या हो सिर्फ एनायनिक पार्ट हो, और एक कौन सा कहलाता है आपका न्यूट्रल है जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, यानी बेस्ड अपॉन द चार्ज के बेस पे कैटायनिक, एनायनिक और एक आपका कौन सा आ जाएगा एक न्यूट्रल। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं उसको नेचर ऑफ आयंस के बेस पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से, एक में कैटायनिक पार्ट सिंपल है, एनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, सेकंड में कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक पार्ट सिंपल है। इसमें दोनों पार्ट आपके कैसे हैं कॉम्प्लेक्स हैं। तो सेकंड टाइप की हम बात, क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो पहली थी नेचर ऑफ आयंस, सेकंड जो क्लासिफिकेशन आपकी वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन या ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के बेस पे हम इसको स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन के बेस पे हम इसको 2 टाइप के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। एक कहलाता है इसमें परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट, परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट। इसको पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल देते हैं। होता क्या है इसके अंदर कि मैं इसको साफ कर देता हूं कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट क्या है। परफेक्ट वो कॉम्प्लेक्स आयन है जो कि ज़्यादा स्टेबल है, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग नहीं होते, और जबकि इम्परफेक्ट क्या है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग हो सकते हैं। मान लें कि हम इसमें अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स आयन हैं हुज कंस्टिट्यूएंट डज नॉट डिसॉल्व या डिसोशिएट और फीबली डिसोशिएट, यानी कि जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन है ये स्टेबल है, मोस्टली स्टेबल है, और जबकि ये आपके क्या होते हैं लेस
स्टेबल। अगर मैं बात करता हूँ परफेक्ट जो कम्प्लेक्स आयन कौन से हैं, तो दीज आर दोज कम्प्लेक्स आयन विच आर स्टेबल और फीबली डिसोसिएटेड, यानी कि जिसके जो कंपोनेंट हैं, मान लिया एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एग्जांपल ले लेता हूँ K4FeCN6। अगर मैं इसको डिसोसिएट करता हूँ तो इस प्रकार टूटेगा 4K पॉजिटिव FeCN6 4 नेगेटिव। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इसको तोड़ूंगा, आगे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको डिसोसिएट करने की कोशिश करूँगा तो ये टूट जाएगा Fe और Cn, लेकिन ये नहीं टूटता, ये हाईली स्टेबल है या फीबली स्टेबल है। अगर मान लिया थोड़ा बहुत टूट भी जाता है, ये अगर ये टूट भी जाता है कुछ अमाउंट के अंदर, तो फिर भी ये टेस्ट नहीं देगा। मतलब जो परफेक्ट कम्प्लेक्स आयन है, तो ये क्या है, डज नॉट गिव द टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट नहीं देंगे। मान लिया मैं ब्रैकेट वाले हिस्से की बात करता हूँ कि ब्रैकेट के अंदर Fe और Cn है, तो मैं अगर टेस्ट करता हूँ उस कंपाउंड के अंदर तो Fe का टेस्ट नहीं देगा और Sn का भी टेस्ट नहीं देगा। जबकि अगर मैं इम्परफेक्ट कंपाउंड की बात करता हूँ, तो मान लिया कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ K2CdCN4, मान लिया इस प्रकार का कोई कंपाउंड है। अगर मैं इसको डिसोसिएट करता हूँ तो ये किस प्रकार टूटेगा, 2K पॉजिटिव और CdCN4, लेकिन ये टूट जाता है, लेस स्टेबल है, और किसके अंदर टूट जाता है, Cd2 पॉजिटिव और 4Cn नेगेटिव। मान लिया कि इस प्रकार का कोई कंपाउंड है कि ये टूट जाता है कुछ अमाउंट के अंदर, तो फिर क्या कहलाते हैं, ये हमारा कौन सा कहलाता है, इम्परफेक्ट कम्प्लेक्स आयन। और ये टेस्ट देगा, ये Cn का भी टेस्ट देगा और Cd का भी टेस्ट देगा। तो इस प्रकार ये हमारे दो पार्ट हैं, एक का नाम है परफेक्ट और एक का नाम क्या है, इम्परफेक्ट। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लिया कि मेरे पास कॉपर 2 पॉजिटिव और एक कैडमियम 2 पॉजिटिव आयंस है। इसकी हम रिएक्शन करवा के कंपाउंड बना देते हैं। मान लिया कि मेरे पास जो कंपाउंड है वो ये है K3CuCN4 मान के चलता हूँ मैं एक बार, और ये कंपाउंड आपका K2CdCN4 मान लिया कि इस प्रकार के दो कंपाउंड आपके पास है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इन दोनों में से HGS गैस गुजार देता हूँ तो ये नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नहीं है, जबकि ये क्या देगा, ये रिएक्शन दे देगा और बनाएगा CDS जो कि PPD देगा, शायद येलो कलर के, यानी ये टेस्ट देगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, इम्परफेक्ट, और ये आपका कौन सा है, परफेक्ट। तो ये देखो कि जो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कम्प्लेक्स आयन हम इसको डिवाइड कर देते हैं किसके कितने पार्ट के अंदर, दो पार्ट आपके, एक परफेक्ट है, दूसरा है इम्परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि आप जानते हो कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसको हम क्या बोल देंगे, परफेक्ट, और जो लेस स्टेबल होगा उसको हम क्या बोल देंगे, इम्परफेक्ट। तो ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। तो हमने दो क्लासिफिकेशन अब तक की है, एक तो है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ आयन, सेकंड जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो है बेस्ड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कम्प्लेक्स आयन, और जो थर्ड है जो हम बात करते हैं यहाँ पर वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन काइंड ऑफ लिगेंड्स। और काइंड्स ऑफ लिगेंड्स आप जानते हो, आसान है बिल्कुल, इसके जो फर्स्ट टॉपिक है टर्मिनोलॉजी उसके अंदर भी आएगा। तो थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड अपॉन काइंड्स ऑफ लिगेंड्स। तो इसमें हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 या 3 पार्ट के अंदर आता है, 2। एक कहलाता है यहाँ पर होमोलैप्टिक और एक कहलाता है यहाँ पर हेट्रोलैप्टिक। होमो का मतलब आप जानते हो सेम, यानी कि ऐसे कम्प्लेक्स आयन जिसके अंदर लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड हैं इसके अंदर 6 लिगेंड्स हैं, तो वे सब के सब सेम हो तो क्या कहलाता है, होमोलैप्टिक है। अगर एक भी डिफरेंट है, मान लिया कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 5Cl बार कुछ है,
तो इसके अंदर दो टाइप के आपके लिगेंड्स हो गए, तो ये क्या कहलाएगा आपका हेट्रोलैप्टिक। तो काइंड्स ऑफ लिगेंड्स के बेस पे हम दो टाइप में इसको डिवाइड कर देते हैं। फिर आपका कहलाता है, नेक्स्ट है जो लास्ट की है वो है सेंट्रल मेटल एटम के बेस पे। दो टाइप हम यहाँ पर लेंगे, एक तो है मोनो और एक आता है पोली। मोनो और एक आता है पोली। मोनो का मतलब भी आप जानते हो कि मोनो हम यूज करते हैं सिंगल के लिए, जबकि पोली मैनी के लिए हम यूज करते हैं। तो ये आता है मोनो न्यूक्लियर, पोली न्यूक्लियर। यानी कि सिंपल सी बात है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन जिनके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेंट्रल मेटल एटम है, वो आपके क्या कहलाएंगे, मोनोन्यूक्लियर है। और जिसमें एक से ज़्यादा यानी डिफरेंट टाइप की, मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम है तो वो आपका क्या कहलाएगा, पॉली न्यूक्लियर कहलाता है। तो इसका एग्जांपल आप जानते हो, मान लें कि ये ले लेता हूँ CONH3 और Cl3, इसके अंदर एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये एग्जांपल आपका कौन सा कहलाता है, मोनोन्यूक्लियर है। जबकि कोई कंपाउंड आपका मान लिया कि ऐसे ले लेता हूँ मैं NH4 फिर COOH NH2 Cr यहाँ पर 4, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर NH3 और SO4 की ट्वाइस। मान लेंगे कोई कंपाउंड है ऐसा, मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि इसके अंदर दो आपकी सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, पॉली न्यूक्लियर। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक आपने करना है।